Hey everyone, this is Nikita and welcome back to my channel. So today we are going to start a new chemistry revision series extensively for competitive exams. So in this series I will be solving the previous year questions of competitive exams. So instead of making a single video, I have allotted 2 different days. So Friday will be for NEET and every Monday will be for JEE Mains plus Advanced. So let's begin the video, and if you're new to my channel, please take a moment to like, share and subscribe and smash that bell icon so every time when I put a new chemistry tutorial you get notified. Let's begin solving the questions. तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, let's read what it says. तो for chemical reaction N2 plus 3H2 gives 2NH3, तो ये हेबर्स प्रोसेस है. द करेक्ट ऑप्शन इज़, तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. यू हैव टू टेल द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. अगर मैं ऑप्शंस नहीं देखूँ और इस इक्वेशन को मैं रिप्रेजेंट करूँ तो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये जो रिएक्टेंट्स है NH2 और H2 ये कंज्यूम होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, तो इसके पहले नेगेटिव साइन लगता है और जो अमोनिया प्रोडक्ट है उसके लिए पॉजिटिव. तो मैं इसे रिप्रेजेंट कैसे करूँगी. और हाँ, जो स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिखा है वो हमेशा डिनोमिनेटर में आता है. माइनस dN2/dt is equals to minus 1/3 dH2/dt is equal to 1/2 dNH3/dt. तो ये ऐसे रिप्रेजेंट होगा. तो अगर आप ऑप्शन मैच करोगे सो यू विल फाइंड आउट कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि ये जो स्टोइशियोमेट्री ये कभी न्यूमरेटर में नहीं आता है. तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही गलत है. और ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है, ये गलत तरीका है क्योंकि प्रोडक्ट के पहले कभी माइनस साइन नहीं लगता, वो पॉजिटिव में रहता है. सो दिस इज़ द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन. माइनस dN2/dt इज इक्वल्स टू 1/2 dNH3/dt. नेक्स्ट क्वेश्चन. The number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber's process is. तो आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के मोल्स कैलकुलेट करने हैं 20 मोल अमोनिया प्रोड्यूस करने के लिए. तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं N2 प्लस 3H2. बैलेंस इक्वेशन लिखना गिव्स 2NH3. तो ये हेबर्स प्रोसेस हो गया. अब आपको कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. तो ये सिंपल मैथ से भी कैलकुलेट हो सकता है बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट. तो अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो हाउ कैन यू सॉल्व इट. तो 2 मोल अमोनिया के लिए 3 मोल H2 लग रहा है, ठीक है. तो 1 मोल अमोनिया के लिए कितना लगेगा 3/2 मोल H2. और आपको कितने मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए हाइड्रोजन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं 20 मोल्स के लिए. तो 20 मोल्स अमोनिया के लिए 3/2 इंटू 20 मोल्स H2 लगेंगे. सो 2 1s are 2 10s are, so 3 into 10 that gives you 30. So B is the correct option. ये simple math से मैंने solve किया because the question hasn't mentioned anything about the limiting reagent. तो simple math से हो गया है solve. So option B is the correct answer. Let's head on to the next question. The number of sigma and pi bonds in pent2ene 4-ine is. तो सबसे पहले ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है. तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं जो गिवन कंपाउंड दिया है. तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो. पेंट है मतलब कि 5 कार्बन होगा, 1 2 3 4 5. पेंट 2इन है और 4-आइन 1 2 3 4. यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड. अब जो खाली है जगह उस पर हम हाइड्रोजन लगा देंगे. 1 2 3, इसका एक ही खाली है हाइड्रोजन. 1 2 3 ये फुल है, ये वाले कार्बन का फुल है 1 2 3 4. 1 ये वाले का 1 2 3 4. तो आपको नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है. तो अगर सिर्फ सिंगल बॉन्ड लिंकेज है तो उसमें सिग्मा बॉन्ड होगा. अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा. ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और 2 पाई होता है. रिमेंबर दिस. तो अब कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स. तो सबसे पहले हम पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, ठीक है. अब देखोगे यहाँ पे एक ट्रिपल बॉन्ड है. तो ट्रिपल बॉन्ड मैंने क्या बोला, एक सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होता है.
तो यहाँ पर से आप नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लो, 1 2 3। अब इसमें ऑप्शन में देख लो कि पाई बॉन्ड किस में है, 3। तो आप देखोगे जो डी ऑप्शन है वहाँ पे 3 पाई है, बाकी सब में 5 पाई, 2 पाई या नो पाई है। तो इसी से ही आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। आपको फिर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ लाइक सीइंग कि आपने करेक्ट कैलकुलेट किया है कि नहीं, लेट्स कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये मैंने ऑप्शंस ऑर्डर करके भी बता दिया कि अगर हमने पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट किया तो 3 पाई वाला ये डी ऑप्शन है, तो यही सही होगा। पर फिर से चेक करने के लिए वी हैव ऑल्सो फाउंड कि 10 सिग्मा बॉन्ड्स, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द जेनॉन कंपाउंड्स इन कॉलम 1 विथ इट्स स्ट्रक्चर इन कॉलम 2। तो आपको यहाँ पे कुछ जेनॉन के कंपाउंड्स दिए हैं और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। सो यू हैव टू टेल कि किससे मैच कर रहा है उसका स्ट्रक्चर। तो अगर आपको स्ट्रक्चर बताना है किसी भी कंपाउंड का, तो उसके लिए एक डायरेक्ट मैं फॉर्मूला बता देती हूँ कि अगर Fe4F4 है तो इसका आपको स्ट्रक्चर निकालना है। तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम प्लस contribution by univalent atom डिवाइडेड बाय 2। ये है स्ट्रक्चर निकालने का। आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो कि अगर आप स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने बोल रहा है क्वेश्चन में, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में बोला है, तो XeF4 का मैं एक बार कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। तो Xe में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 8 प्लस ये यूनिवैलेंट है, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन 4 है, 4/2। तो 8 + 4 12/2 6 होगा, 6 आया। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन 4 है, तो 4 तो बॉन्ड पेयर होंगे और 2 बच गए, क्योंकि यहाँ पे 6 है टोटल। 4 तो फ्लोरीन ने दे दिया, 2 और बचे, तो 4 + 2, तो इसमें 4 जो है वो बॉन्ड पेयर होगा, 2 जो है वो लोन पेयर। अब आप देख लो XeF4 + 2 होता है तो वो क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। अगर 4 बॉन्ड पेयर, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है, सो यू कैन रिवाइज इट इफ़ यू नॉट रिमेंबरिंग कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से स्ट्रक्चर क्या होता है। तो 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है, तो इसका स्क्वायर प्लेनर होगा, मतलब A का 2 होगा। अब A का 2 सेलेक्ट कर लो, ये वाला, या तो फिर A का 2, ये दोनों ऑप्शन में ही है, ये वाला और ये वाला, और B का 3 है। ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही कर दिया, C और D, ठीक है। ये आपका टाइम बचाएगा, ताकि आप पहले से ऑप्शन जो गलत है उसे कट कर दो। तो A का 2 होगा, B का 3 ही है। अब आपको C और D में सेलेक्ट करना है कि क्या हो सकता है। तो XeOF4 का हम स्ट्रक्चर निकाल लेते हैं। XeOF4 का देखो, इसका 8, ये यूनिवैलेंट नहीं है तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है, इसका लेना है, +4 डिवाइडेड बाय 2, 12/2 = 6। और यहाँ पे टोटल 5 है, तो ये 5 + 1 होगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा, क्योंकि 5 + 1 में स्क्वायर पिरामिडल होता है। यानी कि जो C है उसका 4 होगा और जो D बचा उसका 1। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, द आंसर इज़ A। तो अगर आपको नहीं याद है कि स्ट्रक्चर्स कैसे वो करता है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर लोन पेयर के हिसाब से स्ट्रक्चर्स होता है। यू कैन रिवाइज द केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फ्रॉम क्लास 11 फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ से आपको स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। और अगर आपको कभी भी स्ट्रक्चर देना है तो ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय सेंट्रल एटम और कंट्रीब्यूशन बाय यूनिवैलेंट एटम डिवाइडेड बाय 2। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट A इन फॉलोइंग इज। तो यहाँ पे क्यूमीन है, इसमें O2 ऐड किया है तो यहाँ पे A बना है, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस की है तो फिनॉल प्लस कीटोन है, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड रीअरेंजमेंट है। तो ये जो क्यूमीन है उस पर O2 ऐड होगा तो उसका इंटरमीडिएट ये बनता है CH3। सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये इंटरमीडिएट बनता है, जो A है वो ये स्ट्रक्चर होगा उसका। सो ऑप्शन A इज़ द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायन C एंड एनायन A। सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका क्वेश्चन है ये। द एनायंस फॉर्म हेक्सागोनल
close packing lattice and cations occupy 75% octahedral voids. The formula of the compound is. तो अगर आपको इस टाइप की क्वेश्चन है जिसमें स्ट्रक्चर आपको बताना होता है तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स पता होना चाहिए HCP में कितना है. तो ये HCP बना रहा है तो मतलब नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6. और ये बोल रहा है कि द एनायंस, जो एनायन है वो 6 है. ठीक है. और जो कैटायंस हैं वो 75% ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जितने n की वैल्यू होती है ये HCP के लिए है, तो वही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की भी वैल्यू होती है. अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स होती तो जस्ट डबल होती. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वही वैल्यू होगी. तो अब मैं इसे कैलकुलेट कर लेती हूँ. 5 15 ज़ा, 5 20 ज़ा, 5 3 ज़ा, 5 4 ज़ा, तो ये आ गया 9/2. तो कैटायन हो गया C 9/2 A 6. तो अब इसे इक्वल करूँगी तो यहाँ पे अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूँ ये दोनों पे तो इक्वल हो जाएगा. तो ये C 9 A 12. तो इसे और सिंप्लीफाइड वे में क्या लिखूँगी मैं, C 3 A 4. तो ये B जो है ये करेक्ट आंसर है. So this is the way you take out the structure of the formula of the compound. अगर octahedral voids है तो HCP में जितने है उतने ही n की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी octahedral voids की. अगर tetrahedral voids होते तो जस्ट डबल होते. So the correct answer is B, C3A4. Okay, next question. For the cell reaction, ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है यहाँ पे. E0 की वैल्यू दी है. E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.24 वोल्ट एट 298 केल्विन. द स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी ऑफ द सेल रिएक्शन इज. और F जो फैराडे कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी है 96500 कूलम मोल इनवर्स. तो आपको स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू निकालनी है. तो इसका फॉर्मूला मैं देखूँ, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, -NF E0. क्योंकि डेल्टा जी है वो हमेशा स्पॉन्टेनियस होना चाहिए तो उसकी वैल्यू लेस देन 0 होती है हमेशा, इट्स नेगेटिव. तो अब डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि अभी सब दिया हुआ है यहाँ पे. हाँ, और आपको क्या करनी है, आपको n की वैल्यू पुट करनी है. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू है 2. तो अगर मैं सॉल्व करूँ -2 इंटू 96500, E0 की भी वैल्यू दी है 0.24. अगर आप देखोगे ये 4 ऑप्शंस जो दिए हुए हैं तो जो नेगेटिव वैल्यू नहीं, जैसे कि ये और ये तो पहले से कट हो जाएंगे क्योंकि नेगेटिव होना चाहिए डेल्टा जी की. अगर आप ये वैल्यू पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो डी ऑप्शन आएगा विच इज़ -46.32 किलो जूल मोल इनवर्स. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. हमेशा याद रखना कि डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी. तो ये जो बी और सी ऑप्शन है तो पहले से कट हो गए क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू में दिए हो. तो बच्चा ए और डी. तो अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आएगा -46.32 किलो जूल मोल इनवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स का एक और क्वेश्चन है. If the rate constant for a first order reaction is K, time required for 99% of reaction. तो सबसे पहले रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या होता है, K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T log ऑफ A0 अपॉन A0 माइनस एक्स. तो यहाँ पे आपको टाइम कैलकुलेट करना है. तो ये जनरली फॉर्मूला होता है रेट कांस्टेंट का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. लेकिन हमें यहाँ पे K की वैल्यू नहीं पूछी गई है, T की वैल्यू पूछी गई है. तो मैं T को यहाँ ले जाऊँगी और K को यहाँ ले आऊँगी. सो T इज इक्वल्स टू 2.303 बाई K लॉग ऑफ. इनिशियली अगर मैं 100 लूँ तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम जो 99% है वो हो जाएगा 100 माइनस 99. तो ये हो जाएगा 2.303 बाई K लॉग ऑफ 100 बाय 1. अब मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ. 2.303 बाई K लॉग 100 बाय 1 100 ही होगा. और मैं 100 को कैसे लिख सकती हूँ, 10 टू द पावर 2. एक ही मतलब होता है. यहाँ पे जगह थोड़ी कम पड़ रही है, आई विल राइट हियर, सॉल्व हियर. तो ये हो जाएगा 2.303 बाई K इंटू 2 लॉग 10. क्योंकि लॉग के अगर 10 टू द पावर 2 a टू द पावर m होता है तो ये वैल्यू पहले आती है. तो वही मैंने लिखा है 2.303 बाई K इंटू 2 लॉग 10. अब 2.303 बाई K इंटू 2, सो ये वैल्यू हो जाएगी 4.606 बाई K. तो ये है आंसर. तो ये होगा ऑप्शन बी.
क्योंकि ए नॉट की वैल्यू पहले स्टार्टिंग में मैंने क्या ली 100 और 99% है तो 100 माइनस 99, तो सॉल्व करके जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ रिएक्शन है वो बी ऑप्शन होगा, टी इज इक्वल टू 4.606/k। अब सॉल्व हियर स्टेप बाय स्टेप। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम इन K4FeCN6 बेस्ड ऑन क्रिस्टल फिल थ्योरी विच इज CFT। तो आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये चार में से कौन सा सही है। तो यहाँ पे एक लिगेंड दिया हुआ है, साइनाइड लिगेंड CN। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते हैं। पोटेशियम का 4 प्लस आयरन की कैलकुलेट करनी है, और साइनाइड है उसका कंट्रीब्यूशन -1 होता है, -1 इंटू 6 लिगेंड्स है तो -6 इक्वल्स टू 0, x -2 इक्वल्स टू 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का कितना आ गया, +2 यानी कि D6, +2 मतलब कि D6। अब यहाँ पे जो साइनाइड लिगेंड है, अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे तो साइनाइड और CO सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, तो वो क्या कर देते हैं, पेयर कर देते हैं। और जब भी स्प्लिटिंग होगी T2G और EG में, तो T2G में 3 होगा, EG होता है 2। तो यहाँ पे D6 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब इसकी फिलिंग करनी है आपको। तो ये जो साइनाइड लिगेंड है वो पेयर कर देता है, तो ये 1 2 3 ये EG में जाता ही नहीं है बल्कि यहाँ पे पेयर हो जाता है। तो ये A है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, T2G6 AG0 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड्स, क्योंकि लिगेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो साइनाइड लिगेंड है